स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 10 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हम आपकी इस वीडियो में 4 और 6 नंबर के प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 10 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ पहला नंबर क्वेश्चन, 2 क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्रमागत धन सम संख्या। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए कि 2 क्रमागत धन सम संख्या कौन सा होता है। तो देखिए हमें याद है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे माना पहली धन सम संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहली धन सम संख्या x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरी भी लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी धन सम संख्या। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी धन सम संख्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है जिनके वर्गों का योग 340 है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार, यानी कि इसका वर्ग। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पहली संख्या का वर्ग यहाँ हो जाएगा x², फिर प्लस यानी कि वर्गों का योग, योग मतलब इन दोनों का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे अब x + 2 का ये हो जाएगा वर्ग, फिर बराबर दिया हुआ है 340, तो यहाँ पे लिखेंगे 340। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x², फिर प्लस यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस हो जाएगा b² प्लस 2a, एक जगह दिया x, b जगह दिया 2, फिर बराबर हो जाएगा 340। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² तो x² लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हो जाएगा x², फिर प्लस 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4, फिर प्लस इन तीनों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो 4x हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 340। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1x जोड़ेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, फिर प्लस ये 4 है तो 4 भी यहाँ लिखेंगे, फिर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि बराबर 340 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन सभी में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x² प्लस 2 के पहाड़े में 4 कितने बार बनता है, 2 बार में 2x लिखेंगे, फिर प्लस 2 हो जाएगा, फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 340। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 आया है इस 2 से इसमें भाग कर देंगे यानी कि 340 में, तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस 2x, फिर प्लस 2 बचेगा, फिर बराबर हो जाएगा 340 बटे में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 2x, फिर प्लस 2 हो जाएगा, फिर बराबर 340 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 0। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो 170 आया इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 2x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2, फिर माइनस 170, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे x² फिर प्लस 2x, 170 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 168, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है यह गुणनखंड है, तो हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, यानी कि गुणा करने पर 168 और घटाने पर 2। ठीक है, हमें कोई ऐसा 2 संख्या का गुणा करना है कि गुणा करने पर 168 और घटाने पर 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हमें पता है, करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसके नीचे हल करेंगे तो पूरा नहीं हटेगा, चलिए इधर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x², फिर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 14 - 12 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे x लिख देंगे, फिर माइनस 168, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x², फिर प्लस, देखिए यहाँ पे x से क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे 14 में गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, x से गुणा करेंगे 12 में तो -12x हो जाएगा, फिर माइनस 168, फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स बाहर लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 14। फिर देखिए यहाँ पे यानी कि 12 पार पढ़ने पर 100 यानी कि 68 आएगा, 14 बार में, तो यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पे 14, फिर कोष्टक में फिर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा एक्स माइनस 12, एक कोष्टक में ये 2 ठी लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा एक्स प्लस 14, एक कोष्टक फिर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 0 आया है एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 14 बराबर 0। 12 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 12, 14 को उधर पक्षांतर करेंगे एक्स बराबर हो जाएगा -14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो माइनस में है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। ठीक है, यानी कि पहली संख्या यहाँ पे हो गया 12, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पहली, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहली धन सम संख्या। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि पहली धन सम संख्या हो जाएगा x बराबर 12 और यहाँ पे लिखेंगे दूसरी। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी धन सम संख्या। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं संख्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका यानी कि होता है x प्लस 2, तो क्या करेंगे x रखेंगे 12 प्लस हो जाएगा 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, यानी कि पहली धन सम संख्या हो जाएगा 12 और दूसरी धन सम संख्या हो जाएगा 14। ठीक है, आपका यही फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें 2 लोगों का बात हुआ है, एक हुआ है पुत्र का और एक हुआ है पिता का। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें पुत्र को यानी कि x मान लेंगे और पिता को y मान लेंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना यानी कि पुत्र की उम्र। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पुत्र की उम्र x है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो पिता है उसको y मान लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पिता की उम्र। देखिए यहाँ पे पिता की उम्र हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। जब भी 4 गुना 5 गुना 3 गुना चाहे 2 गुना बोलेगा तो जो छोटा पर्सन रहेगा उसी में हम क्या करेंगे, 2 गुना बोलेगा तो 2 से गुणा करेंगे, 3 गुना बोलेगा 3 से गुणा करेंगे, 4 गुना बोलेगा 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए इसमें छोटा पर्सन है कि छोटा व्यक्ति कौन है, यानी कि पुत्र है ना, ये x है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ हो जाएगा 7x। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी इसमें चीज़ बोला हो उसमें जो छोटा पर्सन रहेगा उसी में क्या करेंगे, 3 गुना 4 गुना 5 जितना भी बोला रहेगा उसी में हम गुना करेंगे। ठीक है, तो छोटा पर्सन इसमें कौन था, यानी कि ये पुत्र था ना पिता से छोटा, तो इसमें क्या करेंगे 7 से गुणा कर दिए। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, देखिए आप लिख रहे हैं 2 वर्ष पूर्व। ठीक, यानी कि 2 वर्ष पीछे कह रहा है तो क्या करेंगे, इसमें 2 घटा देंगे, यानी कि पुत्र में और पिता में भी 2 घटा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हो जाएगा पुत्र की उम्र। देखिए यहाँ पे हो जाएगा पुत्र की उम्र x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे पिता की उम्र। देखिए आप लिखेंगे पिता की उम्र, तो क्या करेंगे इसमें भी हम 2 घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व का रहे हैं यानी कि पीछे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे लिखा था कि उम्र की 13 गुनी है,
तो 13 गुनी है, तो जो छोटा व्यक्ति है यानी कि जो यहाँ पे पुत्र है, पिता से छोटा कौन है, पुत्र है, तो उसमें ही हम क्या करेंगे 13 से गुणा करेंगे। अभी हम पीछे बताए हैं कि जो छोटा व्यक्ति होता है उसी में हम क्या करते हैं, अगर 13 गुना बोला है 13 से गुणा करेंगे, 2 गुना बोला है तो 2 से गुणा करेंगे, जितना बोला रहेगा उतना ही गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि दूसरे प्रश्न के अनुसार, तो जो ये पिता है इसको पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y-2 फिर बराबर ये पुत्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे x-2, इसमें क्या करेंगे हम 13 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 13 से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y-2 फिर बराबर हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूना 26। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो x है इसको इधर फेंक देंगे और ये जो -2 है उसको उधर फेंक देंगे, तो यहाँ हो जाएगा y-13x फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि -26 + 2 हो जाएगा, क्योंकि -13 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y-13x बराबर इसको घटाएंगे तो -24 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो समीकरण 2 आया है, क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में y बराबर 7x आया था तो उसमें रखेंगे। चलिए नीचे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 में, ठीक है, यानी कि y बराबर 7x रखने पर। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद समीकरण 2 यही है, तो इसको नीचे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y-13x फिर बराबर हो जाएगा -24। अब देखिए इसके नीचे अगर हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण 2 है इसमें क्या करना है, y बराबर 7x रखना है। देखिए यहाँ पे y है तो इसके स्थान पर रखेंगे 7x, तो यहाँ हो जाएगा 7x। ठीक है, और देखिए यहाँ पे -13 लिखेंगे, -13 यहाँ हो जाएगा x फिर बराबर देखिए यहाँ पे कितना है यानी कि -24 लिखेंगे -24। ठीक है, अब देखिए अगर हम 13 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -6x फिर बराबर यहाँ हो जाएगा -24, -6 से क्या करेंगे 24 में भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा x बराबर -24, यहाँ पे देखिए -24 बटा हो जाएगा -6, माइनस कट गया, 6 का पारा पढ़ेंगे 24 कितने बार में आ गया, यानी कि 6 चौका 24, यहाँ हो जाएगा 4। अब इसके बाद x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का मान जो आया है 4 आया है। अब हमें क्या करना है, y का भी मान निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 छोटा है तो इसी में रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण 1 है, इसको लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 7x फिर यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 7 गुणे, देखिए यहाँ पे x स्थान पर 4 रखेंगे 4 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 7 चौका 28। ठीक है, ये आपका y का मान आ गया है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था पुत्र की उम्र जो था कितना था, यानी कि यहाँ पे x था, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पुत्र, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पुत्र की उम्र, आपका पुत्र की उम्र कितना आया है, यानी कि आया है x बराबर 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, और यहाँ पे लिखेंगे पिता की उम्र, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पिता की उम्र कितना आया है आपका, यानी कि y बराबर आया 28, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया हुआ है इसको पहले उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर 4/5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा cos थीटा फिर हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है, क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा बराबर दिया है यानी कि 4/5, तो इसका और इसका मान हमें नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे cos थीटा का मान दिया हो, मगर sin थीटा का और tan थीटा का मान नहीं दिया है, तो
तो अब हम क्या करेंगे, इसी के आधार पे, ठीक है, इन दोनों का भी मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ cos थीटा बराबर लिखा हुआ 4/5, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे लाल बटा कक्का, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लाल बटा कक्का, इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। अब देखिए त्रिभुज बनाने के बाद ये जो दूसरा नंबर है, पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। तो जो दूसरा नंबर है ये आपका कास का है, देखिए यहाँ पे, यानी कि ए और ये के, यानी कि आधार बटा कड़, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है ये आपका आधार है 4, तो देखिए नीचे वाला जो होता है ये आधार होता है 4 लिख लेंगे, और नीचे वाला क है, क का मतलब होता है कड़, तो ये आपका यानी कि 5 जो है कड़ है, ठीक है। यानी कि ये आपका होता है, यानी कि ये आपका होता है आधार, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये होता है आपका कड़, और ये आपका होता है लंब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों मान दिया हुआ है मगर लंब का मान नहीं दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के यानी कि लंब का मान निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पैथा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, ठीक है। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कड़ का स्क्वायर होता है, फिर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, फिर होता है यहाँ पे आधार का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे कड़ लिखा है, तो कड़ की जगह दिया है 5, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा है लंब, लंब के स्थान में कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे लंब, ठीक है। और इसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस आधार का जगह दिया है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगा देंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 16 लिख देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 16 इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 - 16, फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 25 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 9, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो 9 लिखा है इसका लिख सकते हैं 3 का वर्ग, क्योंकि 3 का होता है 9, और यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा लंब बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे लंब का जो मान आया है 3 आया तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसी का मान निकालना है, तो चलिए इसको नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला यानी कि साइन थीटा, देखिए यहाँ पे पहला होता है लंब बटा कड़, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का जो मान होता है लंब बटा कड़ होता है। तो देखिए यहाँ पे लंब की जगह पे दिया कितना आपका, यानी कि 3 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे कड़ की जगह दिया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और ये दोनों ये गुणा में गुणा लगा देंगे, और देखिए कॉस थीटा का मान यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है तो लिखेंगे 4/5, ठीक है। फिर प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन थीटा का मान यानी कि होता है लंब बटा आधार, देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 3/4 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12, नीचे हो जाएगा 25, यहाँ पर लगा देंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9, और यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, 16 से गुणा करेंगे 12 में, देखिए इधर गुणा कर दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 16 हमें गुणा करना 12 से, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये जाएगा 3, फिर गुणे यहाँ पे जाएगा 6, और यहाँ पे जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 192, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यानी कि 16 में हम क्या किए हैं, 12 से गुणा कर दिए हैं, देखिए गुणा देखिए सही किए हैं, यानी कि 12 2 और 1 3, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। 192 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस से प्लस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे 25 से गुणा करेंगे 9 में, चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 25 गुणे 9, गुणा करेंगे 9 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 2 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 200, यहाँ हो जाएगा 25, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे दोनों नीचे का यानी कि 25 और 16 कैंसिल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400, ठीक।
अब देखिए ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, 5 और 2 7 हो गया, यहाँ हो जाएगा 11 का 1 और यहाँ हो जाएगा 2 3 और 1 हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 400। ठीक है, आपका यही आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने पर क्या करेंगे, इसको हल करके बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनयन कोण क्रमशः 45 तथा 60 है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 60 मीटर ऊंची एक मीनार। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 60 मीटर ऊंची एक मीनार बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और देखिए इसके आगे लिखा हुआ है मीनार की चोटी से। देखिए यहाँ पे ये मीनार की चोटी है, चोटी से मकान, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक मकान बना देंगे। ठीक, मकान की छत, ये मकान की छत तथा आधार, यहाँ पे आधार, ठीक, के अवनयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि इस मीनार की चोटी से ये छत का जो कोण बना रहा है 45 डिग्री है। इसी मीनार के जो छत का आधार है यानी कि 60 डिग्री कोण बना रहा है, इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो कोण बना रहा था 45 डिग्री का बना रहा था और ये जो कोण बना रहा था 60 डिग्री का कोण बना रहा था। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके आगे लिखा हुआ है उस मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो मकान है इसकी हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। और इसके आगे लिखा हुआ तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है इसको भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इस पूरे मीनार की जो ऊंचाई दिया था 60 दिया था और देखिए यहाँ पे ये जो आया है ये वाला, इसका हमें पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 60 माइनस एक्स मान लेंगे। ठीक है, यानी कि 60 में से एक्स को घटा देंगे, इसको एक्स मान के। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे और इसको ई मानेंगे। ठीक, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे ए डी ई वाला त्रिभुज लेंगे, यानी कि ए डी ई यह एक त्रिभुज बन रहा है, तो पहले हम इसको लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ हो जाएगा ए डी ई में। ठीक, अब देखिए इसमें जो जो दिया उसको लिखेंगे, थीटा बराबर दिया 45, तो लिखेंगे थीटा बराबर 45। ठीक, और देखिए यहाँ पे ई और डी का जो ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ एच बराबर दिया 60 माइनस एक्स दिया। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए डी ई ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, यानी कि ये लंब है ये आधार है, तो इसका एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का, यानी कि लंब बटा आधार होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है और इसका मान नहीं दिया, तो लंब बटा आधार ले रहे हैं, तो लंब बटा आधार का होता है 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थीटा यदि दिया 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 45 बराबर लंब की जगह पे क्या दिया है, यानी कि लंब की जगह दिया आपका 60 माइनस आपका दिया हुआ एक्स, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और डी। ठीक है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 60 माइनस एक्स, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा नीचे, यानी कि हो जाएगा ए डी। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे लगाएंगे, तीरे गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए डी बराबर यहाँ हो जाएगा 60 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कि बी सी ई ये वाला बड़ा वाला बन रहा है, तो उसको लेंगे। देखिए आप लिखेंगे त्रिभुज, देखिए आप लिखेंगे त्रिभुज, यानी कि हो जाएगा बी सी ई में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थीटा बराबर बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो लंब है यानी कि पूरा ऊंचाई हो गया ये मीनार का, ये 60 दिया है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यानी कि CE बराबर दिया आपका 60। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेंगे लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब बटा आधार का होता है यानी कि टेन थीटा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, अब देखिए अगर इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर से बताते हैं, बस आप ध्यान समझिएगा। टेन थीटा, थीटा जो दिया 60, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा लंब, लंब के जगह कितना दिया है 60 दिया, तो 60 लिखेंगे, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे आधार, आधार के जगह दिया है यानी कि BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC। ठीक, देखिए यहाँ पे टेन 60 का मान होता है करनी में 3 होता है, फिर बराबर है यहाँ पे जगह 60 बटा हो जाएगा BC, तिरिये का गुणा करेंगे, एक लगा के हो जाएगा BC, करनी में हो जाएगा 3, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 से गुणा 60 में 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो B और C जो है क्या है, बराबर है किसके, A और D के। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं AD बराबर है यानी कि BC। ठीक है, यानी क्या है, AD के स्थान में क्या रख सकते हैं BC, और BC के स्थान में क्या रख सकते हैं AD। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे लिखा BC, तो BC के स्थान पे क्या रख सकते हैं, ये वाला समीकरण एक वाला मान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, BC के स्थान पे रख सकते हैं AD के मान, यहाँ हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आप लिखेंगे करनी में 3, फिर बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। आप देखिए करनी से क्या करेंगे, दोनों पारी पर गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 60 करनी में 3 माइनस हो जाएगा यानी कि करनी में 3x, फिर बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, देखिए 60 को इधर फेंक देंगे और करनी में 3x को उधर फेंक देंगे, तो इसको इधर फेंक देते माइनस में आ जाते हैं, हो जाएगा 60 करनी में 3, फिर माइनस हो जाएगा 60, फिर बराबर इसको उधर फेंक देंगे तो करनी में 3x हो जाएगा। इन दोनों में 60 कामन है, 60 कामन ले लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा करनी में 3 माइनस 1, फिर यहाँ पर जाएगा करनी में 3x हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करनी में जो 3 दिया हुआ है, इससे क्या करेंगे, नीचे वाले में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 60 करनी में 3 माइनस 1, ये कोष्टक में फिर बटे में लगा देंगे यानी कि करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे करनी में 3 दिया है, तो इसका क्या करेंगे, हरों का परिमीकरण करेंगे, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा 60 और करनी हो जाएगा 3 माइनस 1, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बटा लगाएंगे, लिखेंगे करनी में 3 और इसका हरों का परिमीकरण करेंगे, करनी में 3 करनी में 3 यानी कि ऊपर नीचे करनी में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जाएगा x बराबर करनी में 3 से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दिया हो जाएगा करनी में 3 60। देखिए यहाँ पे गुणे में लिख दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे 60 करनी में 3, और इससे क्या करेंगे यानी कि फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे करनी में 3 माइनस 1, फिर बटे में हो जाएगा करनी में 3 से 3 गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा यानी कि 20 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 20 करनी में हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर कोष्टक हो जाएगा करनी में 3 माइनस 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इसी 20 से क्या करेंगे, पारी पर दोनों यानी करनी में 3 से पारी पर दोनों गुणा करेंगे, इस करनी में 3 से पारी पर गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 20, और यहाँ हो जाएगा देखिए करनी से करनी हट जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे यानी कि करनी में 3 से 1 से गुणा करेंगे तो करनी में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो x का जो मान आया है, आप लोग ध्यान समझिएगा, जो x का मान आया है ये इसका है। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको आगे मिटा कर क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, और देखिए जो आया था इसको क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो समीकरण 1 है इसी में क्या करेंगे, यानी कि x का मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में यानी कि x बराबर 20 कर्ण, यहाँ पे 3 माइनस करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है, रखने पर। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए समीकरण 1 है, तो यहाँ लिखेंगे AD बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 60 माइनस x। देखिए यहाँ पे x लिख देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे AD बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे, 60 माइनस यहाँ हो जाएगा इसके, यानी कि x के स्थान पे इसको रख रहे हैं तो 20 यहाँ पे जाएगा कोष्टक में 3 माइनस करनी में 3 हो जाएगा, 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AD बराबर यहाँ हो जाएगा 60
यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 60, क्योंकि 20 3 60 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 करने में 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ 60 कट गया, तो AD बराबर जो आ गया यहाँ पे 20 करने में 3 आ गया। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका यही आंसर है, यानी कि एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। ठीक, आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतार दिए हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए आप लिखा हुआ करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, हम इसके उल्टा मान लेंगे, यानी कि हम मानेंगे कि करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लिए हैं। आप देखिए इसको मानने के बाद बस आप ध्यान समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे करनी में 3 बराबर A/B, और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ A व B दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ A व B दोनों सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि A जो है यानी कि A को B भाग करेगा और B को A भाग करेगा, यानी कि A को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकता है, B को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकता है, यानी कि A को B भाग कर सकता है, B को A भाग कर सकता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 3 का स्क्वायर बराबर लिखेंगे A/B का स्क्वायर। ठीक है, करनी के 3 का वर्ग करेंगे, करनी हट जाता है, फिर बराबर लगाएंगे, A का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा B का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 के नीचे 1 लगाएंगे, B स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3B स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे A स्क्वायर में भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटा यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो A स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे A जो 3 से भाग, देखिए यहाँ पे भाग हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए A स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे A भी 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, यानी कि A स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है, अगर A स्क्वायर को हटा दें तो A भी 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है इसमें कुछ रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना समीकरण 1 में A बराबर 3 के रखने पर। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे A रहेगा वहाँ पे 3 के रखेंगे, किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 को पहले उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे B स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे A के स्थान पर 3 के रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि B स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 के और इसका स्क्वायर बटे हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे B स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 9 के स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा 3 से क्या करेंगे 9 को भाग करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 से क्या करेंगे B स्क्वायर में भाग करेंगे, तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे B स्क्वायर, ठीक है, लिखेंगे B स्क्वायर 3 से
विभाजित है, चाहे विभाजित है चाहे भाग हो रहा है, ठीक है, विभाजित है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे बी भी 3 से विभाजित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देंगे विभाजित है। ठीक, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर जो 3 से विभाजित है, ए भी 3 से विभाजित है, चाहे भाग हो रहा है, चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है, बी भी 3 से भाग हो रहा है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ यहाँ पे लिखना है, चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम आपको समझाएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पे नीचे पहले लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो नीचे बताए थे उसको मिटा दिए हैं, और देखिए इसके नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए इसको पढ़ करके समझाते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, समीकरण 1 व 2 से यह पता चल रहा है कि ए व बी दोनों 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें यह दिख रहा है कि जो ए है 3 से भाग हो रहा है और बी जो है 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, और देखिए इसके आगे यहाँ पे लिखे हुए हैं, मगर हमने यह माना था कि ए व बी दोनों सअभाज्य संख्या, यानी कि हम क्या किए थे, ऊपर यहाँ पे माने थे ना कि ए व बी दोनों सअभाज्य संख्या, यानी कि ए जो है बी को भाग करेगा, बी जो है ए को भाग करेगा। ए को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकता है, बी को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 से ये दोनों भाग हो गया ना, और देखिए यहाँ पे इसके आगे लिखे हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है, करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए इतना आप लोग लिख लीजिएगा, आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।